और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमिलनाडु के दौरे पर है, जहां उन्होंने चेन्नई के ट्रिप्लिकेन में पार्थसारथी स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न सेक्टर से जुड़े निवेशकों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर बात की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों से संपर्क कर रही है। मुख्यमंत्री धामी के साथ चेन्नई रोड शो में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। जो आदि कैलाश मानसरोवर आप सब लोगों ने सुना होगा। आदि कैलाश भगवान भोलेनाथ का स्थान, मानसखंड भगवान भोलेनाथ का जो रहने वाला स्थान, भगवान केदारनाथ जी का स्थान, और तमिलनाडु और यो हमारे मुरुगेशन जी भी बैठे हैं, ये भी हमारे उत्तराखंड के हैं। यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरम जी हैं, डॉक्टर आर राजेश जी हैं, और सामने श्री सचिन कुर्बे जी, इन्होंने भी यहाँ कई साल अपनी सेवाएं दी हैं। तो सारे लोग भली भांति जानते हैं कि जैसे केदारनाथ जी, आदि कैलाश, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा, सब पर हमारे ऊपर उनकी कृपा, और यहां रामेश्वरम, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और कहीं ना कहीं हम सबके रिश्ते, हम इसको और प्रगाढ़ करने का काम आगे करेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लीडरशिप में बनारस के अंदर काशी तमिल संगमम हुआ था, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हम उत्तराखंड तमिल संगमम एक आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जहां हम इन्वेस्टमेंट के रूप में आप सबको इनवाइट करने के लिए आए हैं कि 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें हमारा ये इन्वेस्टर समिट होना है। उस समिट में आप सब जरूर पधारिए और एक बार कम उत्तराखंड, विजिट उत्तराखंड, एंड मैं कहूंगा कि इन्वेस्ट इन उत्तराखंड। और क्यों करें, आप केवल उत्तराखंड में इन्वेस्ट क्यों करें? मेरे से पहले बोलने वाले बहुगुणा जी ने बताया, हमारे सतपाल महाराज जी ने बताया, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने बताया कि उत्तराखंड में देखिए, एक तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हो चुकी है। 22 जनवरी को रामलला नए राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो जारी कर सभी को बधाई दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और स्वर्णिम अध्याय भारत के इतिहास में जुड़ने जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजेंगे और 496 वर्षों बाद भारत का स्वर्णिम अध्याय फिर से प्रारंभ होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं देवभूमि की तरफ से, और साथ ही सभी राम भक्तों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनका लंबा जो वर्षों का प्रतीक्षा थी वो समाप्त हो रही है और प्रभु राम जल्दी ही हमारे बीच में आ रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 2 दिवसीय यात्रा पर उत्तराखंड पहुंच गए हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाएंगे। साथ ही देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में कंट्री लेड इनिशिएटिव के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। तो वही उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद जगदीप धनखड़ की ये देवभूमि की पहली यात्रा है। इसके लिए शासन प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। और वहीं प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि उपराष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इससे उत्तराखंड के आध्यात्मिक और पर्यटन के विकास को गति मिलेगी। उपराष्ट्रपति महोदय जी का उत्तराखंड में 2 दिवस का दौरा है, जिसमें आज के कार्यक्रम जो है वो गंगोत्री धाम में हर्षिल में रहने वाला है, और उसके बाद जो है कल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के वो दर्शन करेंगे। तो निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ता जो हैं बहुत उत्साहित हैं और उनके स्वागत के लिए हमारी टीम जो है कल के दौरे के लिए भी बहुत ज्यादा उत्सुक है और उनको सभी धामों में हम दर्शन करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल को बड़ी सौगात दी है। सरकार की ओर से जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि इस परियोजना को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की समस्या का हल होगा। बहुत सी चीज़ों के लिए हमें सहयोग करती है। जमरानी बांध बहुत पहले से जिस प्रकार से पेंडिंग था, और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि चाहे कोई भी बांध हो उससे हमें लाभ मिलता ही है। इसके स्वीकृति के बाद जहाँ हमें विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, और उसी प्रकार आप जानते हैं कि थोड़ा सा हमें जो बेरोजगारी है उससे भी जनता को, लोगों को लाभ होगा, रोजगार इससे बढ़ेगा। और हमारे प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, लगभग ऊर्जा प्रदेश कहा जाता था। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूं। हर बार वो हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। तो वहीं गोवा में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड की ओर से 240 सदस्य टीम शामिल है। तो वहीं 38वें संस्करण की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है और इसी कड़ी में 9 नवंबर को 37वें संस्करण के समापन के दिन उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्य गोवा में मौजूद रहेंगी, जहां वो IOA का झंडा लेंगी। तो वहीं इस पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि परंपरा के अनुसार जो प्रदेश राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करता है वो अगली बार मेजबानी करने वाले प्रदेश को एक फ्लैग हैंडओवर करता है। इस परंपरा का पालन करने के लिए हम भी गोवा जाएंगे। इसी के साथ उस दिन उत्तराखंड स्थापना दिवस भी है, जिस वजह से 9 नवंबर का दिन हमारे लिए विशेष है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में 26 तारीख से होने जा रहा है और 26 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक में 9 नवंबर को समापन रहेगा। तो एक परंपरा चली आई है कि जो प्रदेश राष्ट्रीय खेल का आयोजन करता है और जो प्रदेश राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने जा रहा होता है, तो जहां हो रहा होता है वह अगले प्रदेश को जिसको कि इसकी मेजबानी करने का अवसर मिला हुआ होता है, उस प्रदेश को जो है वह एक फ्लैग जो है वो हैंडओवर करते हैं। तो वही परंपरा का पालन जो है 9 नवंबर को हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। तो 37वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के प्रदेश के रूप में गोवा है और 38वें के रूप में उत्तराखंड है। तो हम विभागीय मंत्री होने के नाते और खेल मंत्री होने के नाते हमारा 9 नवंबर को, जिस दिन बहुत ही विशेष दिन हम सबके लिए है, जिस दिन उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है, उस दिन हम 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के निमित्त जो है वह झंडे को ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से संकल्प भी लेंगे कि इस स्थापना दिवस को जो फ्लैग हमें हैंडओवर किया गया है, प्रदेश को हैंडओवर किया गया है, बेहतरीन तरीके से जो है हम 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कर पाएंगे, ऐसा संकल्प भी रहेगा। उत्तराखंड कर विभाग की बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत वित्त मंत्री ने 4 महीनों के लकी ड्रॉ निकाले, जिसमें 6000 लोगों के इनाम के रूप में स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच निकली। तो वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से लेकर अभी तक कुल 2,35,000 बिलों को अपलोड किया गया। फिलहाल ये योजना 30 नवंबर तक है, जिसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। आप जानते हैं बिल लाओ इनाम पाओ के तहत हमारे कुछ लकी ड्रॉ हम लोग नहीं निकाल पाए थे, जिसमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर उसका आज हमने लकी ड्रॉ निकाला है। और सभी महीने में वही 1500 इनाम, यानी कि हमारे यहाँ 500 स्मार्टफोन, 500 वॉचेस और 500 एयरपोर्ट्स, ये हर महीने के लिए हम लोग निकाले हैं, यानी कि 1500 और 6,000 इनाम के भी हमने यहाँ पे लकी ड्रॉ निकाला है। मैं सभी लाभार्थियों को, अभ्यर्थियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इनके बाद अन्य लोग भी इससे लाभान्वित होंगे, वो भी बिल अपलोड करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले से बेहतर स्थिति में लोगों ने अपने बिल अपलोड किए हैं और ये मान के चलिए कि हमारा अभी तक 47,408
कुल रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं और अपलोड किए गए बिल जो हैं अभी तक 2,35,999 हैं, जिनका मूल्य लगभग 90 करोड़ 7 लाख रुपए है। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमने अपेक्षा की थी लगभग उसी प्रकार से अब हमें रिस्पांस मिल रहा है। फिर हम अक्टूबर का निकालेंगे और उसके बाद जैसा आपको पहले भी बताया था, मेगा लकी ड्रॉ भी हम लोग निकालने वाले हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे आकर्षक उपहार हम जनता को जो इसमें अपने बिल अपलोड कर रहे हैं और जो उसमें विजयी होंगे उनको देने वाले। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत की और कहा कि सपा के कार्यकर्ता उत्तराखंड में पार्टी को और मजबूत करें और जमीन तक पहुंचने का काम करें। इस दौरान अखिलेश ने आगे कहा कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चाएं भी हुई थी और सहमति भी बन गई थी। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पार्टी को बनाएं और जमीन तक पहुंचें। लेकिन आज मैंने खबर सुनी कि हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जो रास्ता मैंने देखा, लैंडस्लाइड है, मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार या जो सरकार है कम से कम इस बात का ध्यान रखेगी कि पहाड़ कैसे सुरक्षित रहें। विकास अपनी जगह है, लेकिन अगर पहाड़ी गिरने लगें, सड़कें अगर बंद मिलें, तो किस नाम के लिए विकास है? विकास इसीलिए ना कि लोगों को सुविधा मिले, लेकिन जो विकास हुआ उसने असुविधा ज़्यादा पैदा कर दी है। मुझे याद है जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, उस समय तमाम उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा भी हुई थी और सहमति भी बन गई थी। उधम सिंह नगर में सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने वन, पंचायती राज, पुलिस, ऊर्जा निगम आदि विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने सीडीओ को अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने और एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। तो वहीं बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कामों पर भी चर्चा की गई और साथ ही वाटर क्वालिटी की समय समय पर जांच करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। प्रदेश में लगातार जनता की आवाज उठा रहा सुराज सेवा दल ने आज विभिन्न मांगों को लेकर हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन पर एसडीएम सदर के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सुराज सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष रमेश जोशी ने बताया कि जनपद में अधिकारी अपनी कार्यशैली नहीं सुधार रहे हैं, जिसके चलते जनता को परेशान लेकर आज एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। सरकारी जमीन पे शराब का ठेका चल रहा है, कम से कम सालों से उसको रोका जा रहा है, आज तक हटा नहीं। शिक्षा का मामला है, फर्जी प्रधान बने घूम रहे हैं, वो तो आपको पता ही होगा। ये सारी जांचों के लिए 2 से 3 महीने से, जब से ये आए हैं तब से भी, इनसे पहले से भी चल रही है कार्रवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता रोज आ रही है, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, कभी रोज धक्के पे धक्का खा रहे हैं लोग, लेकिन काम नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से जो गरीब है वह दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वह दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। उद्योगपतियों की सरकार है। उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से, कई बार टेलीफोनों के माध्यम से यहाँ पर हाकम का पर्दाफाश किया। जो अवैध खनन हो रहा है, जो उससे हमारे राजस्व का नुकसान हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर अवगत कराया। इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। उन क्रेशरों पर माल कहाँ से आ रहा है जब सारे पट्टे बंद हैं? तो उसके अलावा हमारे स्थानीय लोगों को हरियाणा मूल के निवासियों ने पीट दिया और इन्होंने एक बार भी ये जांच करना उचित नहीं समझा कि वो हरियाणा वाले यहाँ कौन थे, क्या करने आए थे। मंगलौर क्षेत्र के ग्राम लिब्बरहेड़ी की रहने वाली पहलवान अंशिका लोहान ने नेशनल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर हरिद्वार जिले का नाम रोशन किया। अंशिका का स्वर्गीय राजेंद्र पहलवान कुश्ती अखाड़े में स्वागत किया गया। तो वही अखाड़े के संरक्षक पूर्व सांसद राजेंद्र बाड़ी ने नेहरू स्टेडियम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये प्रतियोगिता बीते सप्ताह मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित हुई थी, जहां पर महिला पहलवान खिलाड़ी अंशिका के 5 राउंड हुए। रुड़की नगर में एकदम बीचों बीच में नेहरू स्टेडियम है। बहुत सालों से ऐसे ही चला आ रहा है, क्योंकि इसका सुधार होना चाहिए, क्योंकि शहर में इतना बड़ा स्टेडियम और कहीं शहर में नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सुविधाएं नहीं है। अभी 2 साल पहले ही राजेंद्र
अशोक पहलवान जी थे, उन्होंने हमें आग्रह कराया था कि यहाँ पर नहाने के लिए बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो हमने 2 साल पहले यहाँ पे समरसेबल लगवाया था। और अब इन्होंने ये मांग उठाई है कि यहाँ पर एक कमरा भी होना चाहिए। उसके लिए मैंने वादा किया है, दिवाली बाद हम इसका निर्माण करा के पूरा करेंगे। जिनकी डेथ हो चुकी, ये सब उनका बनाया हुआ है। तो यहाँ ये हमारी बच्ची है और हमारे बच्चे जो यहाँ सीखते हैं, राजू पहलवान इन्हें सिखाते हैं। तो हमारी यहाँ की बच्ची है, भोपाल जाकर मेडल लेकर आई है, तो आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं। और यही कहना चाहेंगे कि यहाँ बहुत वो हो गए, जैसा भी यहाँ सुविधा बहुत कम है। ये देखिए आप इधर, ये छोटा सा है, लड़की हैं, ये इसमें कपड़े बदलती हैं, ये क्या नहाने का है ना, नहाने का खुले में सिलेंडर करते हैं। तो हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जब उनका रुझान इस टाइम धामी सरकार ने भी कहा है कि हम खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देंगे, तो नेहरू स्टेडियम जाने के इसके ये जो अखाड़ा है इसके ऊपर एक छत सी हो जाए। उधम सिंह नगर में रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम की टीम ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वन निगम के साथ मिलकर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान लाखों रुपए की अवैध लकड़ी बरामद की गई। तो वहीं इस पर डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने कहा कि अवैध पातन को लेकर उधम सिंह नगर पहले से ही संवेदनशील रहा है और लगातार इन क्षेत्रों से हमारे पास अवैध पातन की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हरिद्वार में पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की है। बीती रात हर की पैड़ी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स खुद का नाम जावेद हुसैन बताते हुए हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने हर की पैड़ी पर भीख मांगने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी खुद हिंदू ही है और उसका नाम दिलीप बघेल है। वही आरोपी का कहना है कि किसी अनजान शख्स ने उसे नशीला पदार्थ देकर जबरन उससे ऐसी टिप्पणी करवाई और वीडियो बनाया। संज्ञान में एक वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति विशेष द्वारा एक धार्मिक भावना को आहत करने के लिए एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें उसको एक समुदाय विशेष का बताया गया था। पुलिस ने इसे तत्काल संज्ञान में लिया और कोतवाली नगर क्षेत्र में एक अभियोग 505 में कायम किया गया। जो व्यक्ति इसमें इस वीडियो में बोल रहा था उसकी पहचान पुलिस के द्वारा तत्काल की गई थी और उसके जब पूछताछ की गई तो उसका नाम दिलीप बघेल आगरा का ये रहने वाला है। उसकी पहचान के बाद उसके द्वारा जब अपने कन्फेशन में ये बताया गया कि कुछ 1-2 लोगों को उसके संपर्क करके कुछ नशीला पदार्थ पिला के और इस तरीके से बोलने के लिए उसे प्रोत्साहित किया गया था। और ये जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है उसके पुलिस उनके तलाश कर रही है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। हरिद्वार में पवित्र छड़ी नगर परिक्रमा करते हुए श्यामपुर कांकड़ी स्थित श्री महंत प्रेमगिरी सोहनगिरी धाम पहुंची, जहां सैकड़ों ग्रामीणों के साथ श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने पवित्र छड़ी के दर्शन किए और पुष्प बरसाकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि छड़ी जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत प्रेमगिरी महाराज के नेतृत्व में नागा सन्यासियों और श्रद्धालुओं के साथ माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। छड़ी के क्षेत्र में पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने साधु संतों का ढोल नगाड़े और पुष्प बरसाकर स्वागत किया और पवित्र छड़ी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इतिहास कहीं न कहीं जहाँ लुप्त हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों को जानकारी देना है और उत्तराखंड में पर्यटन का बढ़ावा देना है। उद्देश्य इसका ये है कि उत्तराखंड में लोग, विश्व के लोग अधिक से अधिक आवें। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम बना पिथौरागढ़ का, वो अपने आप में ऐतिहासिक कार्य रहा। ये हमें उम्मीद है कि इनके यात्रा होने के बाद जो हम लोग का विचार है कि पहाड़ों पे ही, धारसूला में ही यूनिवर्सिटी कायम हो और चमोली में यूनिवर्सिटी कायम किए जाएं। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल यहाँ बन रहे हैं, एम्स वगैरह जो है ऊपर हो, कहाँ, ग्वालदम आदि, ये सब तमाम घाटियों में बनने के बाद ही पहाड़ का पलायन रुकने में कामयाब होगा। उन्होंने आज से 5 साल पहले इस जो छड़ी जो आज देख रहे हैं, इसके लिए बड़ी जदोजहद की लड़ाई लड़ी है। ये छड़ी 1100 साल के बाद जो है दोबारा से जो है सनातन प्रचार प्रसार के लिए निकली हुई है। इसके लिए हमारे जूना अखाड़े के सभी संतों ने, जितने महंत थे, सभी ने जो है बहुत वाद विवाद, लड़ाई झगड़े करके छड़ी की यात्रा दोबारा से शुरू की हुई है। कई साल इसमें लगे। तो आज जो है, आज
जो यात्रा हमारी है, ये यात्रा पूरे जितना भी हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जितने मठ है, जितने मंदिर है, जितने सनातनी परंपराएं जो हमारी है, वहाँ पे ये छड़ी जाएगी और जो हमारी परंपरा है, परंपरा को अवगत कराएगी। चारधाम यात्रा में इस बार नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। अब तक चारधाम की यात्रा में रिकॉर्ड 50 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, जो कि साल 2022 की चारधाम यात्रा में पहुंचे कुल यात्रियों की संख्या से कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि इस साल चारधाम यात्रा पर पहुंचने वाले यात्रियों के पूर्व के सभी रिकॉर्ड टूट गए। इसे लेकर के बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जानकारी देते हुए कहा कि चारधाम में यात्रियों का लगातार इस तरीके से आना यहाँ की जनता और प्रदेश के विकास के लिए एक सुखद संदेश है। और अभी कपाट बंद होने के लिए कुछ दिन शेष हैं, तो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष एक नया ही कीर्तिमान स्थापित होगा। और गत वर्ष भी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे थे वो भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था। और इसके लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती रही, उसका ये परिणाम है। और श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक बड़ी संख्या में निरंतर उत्तराखंड की ओर आ रहे, चार धामों में आ रहे हैं और ये हमारे लिए भविष्य के लिए भी एक और सुखद संकेत है। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के।